हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कैटल के सील गुण सिद्धांत का हम लोग अध्ययन करेंगे। वास्तव में जो कैटल का सील गुण सिद्धांत था वह आलपोर्ट के 171 सील गुणों पर ही आधारित था, जिसको उन्होंने 12 समूहों में बांटा था। इस सिद्धांत की विशिष्टता इस बात में है कि कैटल ने जो सिद्धांत दिया सील गुण का, उस सील गुण के सिद्धांत की विशिष्टता यह है कि अधिगमकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करके उसके भविष्य के लिए व्यक्तित्व का दिशा या व्यक्तित्व का प्रारूप तैयार करने के संदर्भ में है। तो आइए इन सब बातों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो उन्होंने कैटल महोदय ने आलपोर्ट के 12 सील गुणों का 171 सील गुणों का 12 समूहों में बांटा। अब सील गुण क्या होता है? सील गुण का तात्पर्य होता है कि जो आपके पास गुण है, जो योग्यता क्षमता है, वह विभिन्न परिस्थितियों में आप प्रयोग कर लेते हैं तो उस योग्यता का या उस गुण का आपके पास सील गुण है। यानी योग्यता का या गुणों का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता ही उस गुण का सील गुण कहलाता है, या उस व्यक्ति का उस गुण के संदर्भ में सील गुण कहलाता है। तो इन्होंने ये किया क्या कि आलपोर्ट के 171 सील गुणों को 12 समूहों में बांटा। 12 समूहों में बांटा, और वह इसलिए बांटा कि छात्र का पूरा जीवन विद्यालय में ही तो नहीं बीतता, और चूंकि उसके पूरे भविष्य के जीवन का निर्धारण विद्यालय में हो जाता है। तो इन्होंने जो सील गुण बताया, उन्होंने भविष्यवाणी करने के लिए बताया। भविष्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया, इन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यानी अधिगमकर्ता के व्यवहारों का विश्लेषण, व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर व्यक्तित्व के निर्माण हेतु छात्र छात्राओं को शैक्षिक परिवेश देने के संदर्भ में भविष्यवाणी करने के लिए इन्होंने अपने सिद्धांत को विकसित किया। यानी अधिगमकर्ता के या छात्र छात्रा के व्यवहारों का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, अब उनका व्यक्तित्व कैसा होगा भविष्य में, उसके विकास के लिए शैक्षिक परिवेश तैयार करने हेतु भविष्यवाणी पर आधारित अपना सिद्धांत दिया, जिस पर इन्होंने ये बताया कि यह बालक सामाजिक परिवेश में और विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे शैक्षिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, नैतिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, अनेक जो परिस्थितियां हैं उनमें और सामाजिक परिस्थितियों में वह अपना किस प्रकार से विकास कर सके, किस प्रकार से अपनी योग्यता का विकास कर सके, या किस प्रकार से इसकी योग्यता का इस क्षेत्र में विकास होगा, इन सब बातों पर आधारित इनका भविष्यवाणी के संदर्भ में व्यक्तित्व के विकास संबंधी सील गुण सिद्धांत दिया था। हकीकत बात यह है कि जब छात्र पढ़ता है तभी अध्यापक को यह जज कर लेना पड़ता है कि यह छात्र कौन सी योग्यता रखता है, किसमें इसका व्यक्तित्व का विकास तेज़ी से होगा, किसमें ये बहुत आगे चला जाएगा। इस पर अध्यापक को ध्यान रखना पड़ता है। तो व्यक्तित्व जो व्यवहार होता है सिर्फ वही सिद्धांत है ऐसा नहीं कहा जाएगा, यानी व्यवहार ही व्यक्तित्व है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आदमी जैसा सोचता है, इसका जैसा उसकी मानसिक गतिविधि होगी, जैसा उसके व्यवहारिक विश्लेषण का स्वरूप होगा, वे सभी मिलकर के उससे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो अध्यापक को चाहिए कि छात्र छात्राओं के व्यवहार का, उनके मनोदशा का, उनके सोच समझ का विश्लेषण करते हुए उसके भविष्य के लिए सामाजिक और विभिन्न परिस्थितियों में उसे तैयार कर देना ही महत्वपूर्ण होता है, या तैयार करना ही शैक्षिक या एक शिक्षक का दायित्व होता है। तो उन्होंने ये कहा कि आखिर में ये भविष्यवाणी किस आधार पर की जाए, या किस आधार पर हम बालक को पहचानें कि वर्तमान में हमें ऐसी शिक्षा दीक्षा देना चाहिए जिससे यह भविष्य में अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेगा। इसको उन्होंने समझाते हुए अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जो 12 समूह थे उन्हीं को उन्होंने प्राथमिक सील गुण समूह कहा, जिसके आधार पर यदि अध्यापक थोड़ा सा ध्यान दे और या इस आधार पर
विद्यार्थी को जज कर ले तो उसके व्यक्तित्व को दिशा दी जा सकती है, उसके व्यक्तित्व को भविष्य में बताया जा सकता है कि यह किस क्षेत्र में कहाँ आगे सफल होगा या किस तरह से सफल होगा, इसके विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो उन्होंने बताया था 12 प्राथमिक शील गुण समूहों को। उसमें पहला है प्रसन्नचित्त व्यक्ति। याद रखिए, जो बालक या बालिका जितना ही प्रसन्न रहता है, कार्यों में प्रसन्न रहता है, व्यवहारों में प्रसन्न रहता है, विभिन्न गतिविधियों में अगर वह प्रसन्नता के साथ कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर दायित्व को उठाने की क्षमता, संघर्ष करने की क्षमता अच्छी है। तो ऐसे व्यक्ति जो प्रसन्नचित्त क्षमता वाले हैं, इनके विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है, जैसा उसका गुण हो, स्वभाव, उसके आधार पर कि यह इस क्षेत्र में सफल होगा। क्योंकि तनाव वाला व्यक्ति के पास दिमाग कम होता है, तनाव वाले व्यक्ति साहसी भी कम होते हैं। अर्थात प्रसन्नचित्त अगर व्यक्ति है या छात्र छात्रा है तो उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु शैक्षिक परिवेश तैयार करते हुए उसके भविष्य को एक दिशा दी जा सकती है जो सामाजिक और परिस्थितियों के अंतर्गत उसे सफलता देगी। आगे है चक्र विक्षिप्त। ऐसे भी बालक बालिका होते हैं जो किसी कार्य को आधा अधूरा करते हैं, पूरा नहीं कर पाते। जैसे उनको प्रेम भी रहेगा, शंका भी रहेगा, वह किसी के प्रति अच्छा भी सोचेंगे, उसी के प्रति बुरा भी सोचेंगे, यानी वो चक्र विक्षिप्त व्यक्ति होते हैं या बालक बालिका या छात्र छात्रा होते हैं। तो वह उनके अंदर भावना, सोच, तर्क का, ज्ञान का, बुद्धि का, प्रक्रिया का आधा अधूरा सब गतिविधि, आधा अधूरा वो सब कम छोड़ते हैं। तो अगर आधा अधूरा काम छोड़ते हैं तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सामान्य गतिविधि या सामान्य कार्य को ही सिखाना चाहिए या इसी तरफ इनके व्यक्तित्व को मोड़ देना चाहिए। चक्र विक्षिप्त वाले व्यक्ति कोई कार्य पूरा नहीं करते या लगभग सामान्य या दरिद्रता भरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो अब चक्र विक्षिप्त व्यक्ति है, अगर इसको अच्छा छात्र बनाना है भविष्य के लिए तो निश्चित रूप से इसकी कमियों को दूर करना पड़ेगा, इसे नियंत्रित करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम उसके भविष्य को दिशा दे सकते हैं या उसके भविष्य के दृष्टिकोण से उसके व्यक्तित्व का सुधार कर सकते हैं। आगे इन्होंने बताया तीसरा सामान्य मानसिकता। सामान्य मानसिकता वाले जो होते हैं, न ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा बुरा, सामान्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग या ऐसी मानसिक क्षमता वाले व्यक्ति या बालक, ऐसे बालकों को सामान्य दिनचर्या के लिए तैयार करना चाहिए, यानी सामान्य व्यवहार, सामान्य क्रियाकलाप की ही सुसमझ व्यक्त करना चाहिए। ये सामान्य रूप से ऐसे लोग सेवक का काम करते हैं या ऐसी सेवकाई गतिविधियों को वह ज़्यादा अपनाते हैं। तो कहने का मतलब ये सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई फाई सोच भी नहीं होती है, सामान्य ही सोच रहती है। कहने का मतलब कैटल ने ये कहा कि जो सामान्य मानसिकता वाले हैं उन्हें सामान्य कार्यों से ही जोड़ करके उनके जीविकोपार्जन या उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। अगला है प्रभुत्वपूर्ण। ऐसे लड़के जो दूसरे पर वर्चस्व रख करके, नियंत्रण रख करके व्यवहार करते हैं या अपनी ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं विश्वास के साथ, तो ऐसे लोग जैसे नेतृत्व करना, अधिकारी बनना, एक प्रकार से व्यापक सोच रखना, एक प्रकार से जो दबदबा वाला कार्य होता है जैसे गार्जियनशिप ही घर में करना, यानी ऐसे लोग जो है प्रभुत्वशाली वाले व्यक्ति ये बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर प्रभुत्वशाली बच्चा रखता है तो उसको सही नियम, सही सिद्धांत, सही व्यवहार को समझाना, निर्माण करते हुए उसे समाज के लिए तैयार करना चाहिए ताकि सामाजिक नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व, विभिन्न गतिविधियों में नेतृत्व, विभिन्न क्रियाकलापों में नेतृत्व वह आराम से कर सके। ऐसे आगे है उन्होंने शील गुण के 12 समूहों में 5वां प्राथमिक समूह शील गुण के बारे में उन्होंने बताया संवेगात्मक स्थिरता। संवेगात्मक स्थिरता का तात्पर्य यह है कि जो संवेग यानी भावनाओं को जो स्थिर रखता हो, अगर वह अच्छी भावनाओं को स्थिर रखता है, कहने का मतलब यह है जैसे प्रेम, धैर्य, सहनशीलता, उदारता, दया, क्षमा, ये सब अच्छे संवेग हैं। अगर इसमें उसके अंदर स्थिरता है तो निश्चित रूप से इसके व्यक्तित्व का विकास बहुत तेज़ी से होगा। अगर गलत संवेगों में स्थिरता है जैसे क्रोध, बहुत ज़्यादा उसको हमेशा क्रोध आता रहता है, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अगर इस सब चीज़ों में तो उसका पतन भी व्यक्तित्व का बहुत तेज़ी से होगा। तो अब अध्यापक को ये ध्यान में रखना होता है कि उसके अच्छे संवेगों में स्थिरता लाए, गलत संवेगों को कम करे। तो इस हिसाब से अगर वो करने में सफल होता है तो उस हिसाब से उसका भविष्यवाणी करे, उस हिसाब से उसे नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करे आगे कार्य के लिए। अगर गलत संवेगों में स्थिरता है तब तो बहुत खतरनाक होगा। ऐसे परिस्थिति में उसे नियंत्रित करते हुए उसके लिए वैसा व्यवस्था या वैसे कार्य में उसे लगा करके तैयार करें। ये एक जान लीजिए कि जो 12 समूह बनाया है 171 शील गुणों के आधार पर, उन्होंने वास्तव में
दोनों पक्षों को ध्यान में रख करके व्यक्तित्व निर्माण के लिए और भविष्य में उसका स्वरूप प्रदान करने के लिए ही उन्होंने निर्धारित किया। अगला है सकारात्मक स्थिरता। सकारात्मक स्थिरता का मतलब जैसे होता है कोई कार्य, अच्छे लोग उसको हमेशा सकारात्मक रूप में लेते हैं कि हम सफल होंगे, प्रयास करते हैं, विश्वास रखते हैं। और कितने लोग बहुत हमेशा उल्टा ही सोचते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, और भगौड़ा हमेशा छोड़ के भागते ही रहते हैं। तो जैसे अगर सकारात्मक स्थिरता बालकों में अधिक है तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि जहाँ विश्वास है वही सकारात्मक स्थितियाँ हैं। जहाँ पर फल की इच्छा है या फिर ये कहें कि जहाँ आप अच्छा सोचते हैं वही सकारात्मक स्थितियाँ हैं। तो सकारात्मक स्थितियाँ से संबंधित अगर कोई बालक या बालिका है तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। उसको उसके गुणों के आधार पर अगर उसको उस दिशा में प्रोत्साहन दिया जाए तो उसका विकास किया जा सकता है, या उसके सकारात्मक सोच के आधार पर उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। आगे है परिपक्वता। आप जानते ही जितना ही कोई छात्र छात्रा या अधिगम परिपक्व होगा, मेच्योर होगा ज्ञान से, बुद्धि से, शरीर से, क्रियाकलाप से, तो उतना ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। गुणों में भी परिपक्वता आती है, व्यवहारों में भी परिपक्वता आती है। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए कि देखे जो लड़का या लड़की जिस गुण में, जिस क्रिया में ज़्यादा परिपक्व है, मेच्योर है, यानी ज़्यादा उसको अच्छे से कम समय में कर लेता है, तो उसी दिशा में उसको मोड़ देना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है साइंस पढ़ने में वो कुशल है, तो इसका मतलब वो साइंस का परिपक्व स्टूडेंट है, तो उसे साइंस की पढ़ा देना चाहिए। अगर वो खेलने में परिपक्व है, वह जल्दी कुश्ती पे दूसरे को पटक देता है, तो उसको उसी तरफ का कुश्ती का ही खेल में आगे बढ़ाना चाहिए। या और यदि कोई व्यक्ति परिपक्व है तकनीकी में या सामान्य दिनचर्या से संबंधित कोई कार्यकलाप, तो उसी में उसको परिपक्व कर देना चाहिए। तो परिपक्वता जितनी ही अच्छी होगी गुण में, व्यवहार में, क्रिया में, शरीर में, सोच में, बुद्धि में, उतना ही क्या होगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। तो उस परिपक्वता के आधार पर भी अध्यापक क्या करे, उसके भविष्य के निर्माण हेतु शैक्षिक परिवेश प्रस्तुत करे, साथ ही उसके भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी करे। अगला साहसी चक्र विचित्र। ऐसे लोग भी बड़े विचित्र होते हैं, हर काम को साहस के रूप में तो करते जरूर हैं, साहस रखते हैं कार्य करने का, लेकिन उस साहस में भी वह शंका रखते हैं, प्रयास में शंका रखते हैं, क्रिया में शंका रखते हैं, कार्य करते हुए शंका रखते हैं। तो ऐसे लोगों का भी जीवन जो है कोई विशेष अच्छा नहीं होता। या अगर अध्यापक ऐसे छात्र छात्राओं का पहचान कर लेता है कि काम भी करना, शंका भी रखना, तो ऐसे लोगों को वह पर्याप्त फल या पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती है। तो ऐसे लोगों का भी क्या होता है, जीवन एक प्रकार से पिछलग्गू टाइप का रह जाता है। अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं लेकिन जीवन भर पीछे ही रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों के भी संदर्भ में ये जो है कैटल ने यह प्रस्तुत किया, यह बताया कि जो है ऐसे लोगों को उनकी या तो इन गतिविधियों में सुधार करो ताकि वो आगे बढ़ जाए, या तो फिर ऐसे लोगों को इनके दोषों को दूर करने हेतु या इनको से अवगत कराना चाहिए। अगर वो सपोर्ट करते हैं, अगर वो दोष दूर कर लेते हैं, तो उनको जो है आगे बढ़ने में सफलता मिलती है या आगे आराम से बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कार्य करते हुए, प्रतिक्रिया करते हुए भी अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं, आधा अधूरा काम को छोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको जो है अपने क्षेत्र में पीछे ही रह जाना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के भी आधार पर उनके भविष्यवाणी की जा सकती है और उनको इस कमी को दूर करके आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इन्होंने इसको भी शामिल किया। अगला है सुसंस्कृति। सुसंस्कृति का मतलब समाज की जो रीति रिवाज है, मान्यता है, संबंध है, क्रियाकलाप है, धर्म है, व्यवहार है, वेशभूषा, वातावरण, जो भी ये समाज के अनुसार अगर कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से सामाजिक प्राणी है, वह लोगों से मिलनसार प्रवृत्ति का है। तो ऐसे लोगों को भी सामाजिक दृष्टिकोण से तैयार करना चाहिए, या सामाजिक क्षेत्रों में या सामाजिक विषयों को पढ़ाने पर बल देना चाहिए, तो वह उस विषय में वह आराम से आगे बढ़ जाएगा। आगे है अपरंपरागत। अपरंपरागत का मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी योग्यता क्षमता वाले लोग होते हैं जो समाज से हट के व्यवहार करते हैं। वह अपरंपरागत यानी सामान्य या पुरानी रीति रिवाजों को नहीं मान के हमेशा अपने को कुछ नया सिद्ध करना चाहते हैं। इस आधार पर भी भविष्यवाणी करनी चाहिए। कभी कभी उस नया सिद्ध होने में कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं या प्रमाणित हो जाती हैं तो वह व्यक्ति का नाम हो जाता है, लेकिन अगर वह समाज में बिल्कुल अलग होकर के वह कार्य कर रहा है और वह चीज़ें समाज के लिए गलत सिद्ध हो जाती हैं तो वह महामूर्ख भी सिद्ध होता है। तो जो अपरंपरागत व्यवहार करने वाले व्यक्तित्व वाले लड़के या लड़कियां हैं, इनको उनके सकारात्मक और नकारात्मक सोच और व्यवहार के आधार पर तय करना चाहिए। अगर वह अपरंपरागत
अच्छे नियमों पर आधारित, अच्छे व्यवहारों पर आधारित आगे बढ़ता है, तब तो वह समाज को कुछ देगा। लेकिन वह यानी सामान्य व्यवहारों से हट करके कुछ अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है, लेकिन उसमें कोई नियम सिद्धांत नहीं है, बल्कि वह मनमाना व्यवहार है, तो यह अपरंपरागत व्यवहार आपके व्यक्तित्व के पतन का कारण भी हो सकता है। तो इस पर आधारित जो व्यक्ति है या अध्यापक है, उसे यह निर्देश दे देना चाहिए कि, या अन्य लोगों से या पारिवारिक परिवेशों से सहयोग भी लेना चाहिए कि इस बालक को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि आप ऐसा व्यवहार करें। यदि गलत अपरंपरागत व्यवहार में अमानवीय व्यवहार करता है तो उसे नियंत्रित करते हुए उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। अपरंपरागत व्यवहार में यदि सकारात्मक नियम आधारित सिद्धांतों पर वह अलग व्यवहार करता है तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि वह समाज का और अपना भला कर सके। अगला है विश्वासी। ये जान लीजिए, जहाँ विश्वास है उसी जगह प्रयास है, उसी जगह कर्म है, उसी जगह शांति है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा विश्वासी होते हैं। वो दूसरे पर विश्वास करते हैं, अपने ऊपर भी विश्वास करते हैं, क्रियाकलाप में भी विश्वास करते हैं। रह गई बात दूसरे से धोखा या असफलता मिलने का, कारण यह नहीं है कि वो विश्वास छोड़ दे। वह व्यक्ति जो विश्वासी होता है उतना ही शांतिप्रिय होता है। तो जो जितना ही अधिक विश्वास को छात्रों में बढ़ावा दिया जाए, ताकि वह प्रत्येक कार्य को जिम्मेदारी और आत्मीयता के साथ कर सके, तब उसके व्यक्तित्व का विकास आसानी से हो सकता है, या उसके गुणों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का भविष्यवाणी किया जा सकता है। आगे है विनयशीलता। विनयशीलता ये आप जान लीजिए, जब अच्छे गुण आएंगे तभी आपके अंदर विनम्रता आएगी। जब खराब गुण आएंगे तो क्रोध, आक्रामकता ये सब आती है। तो जब अच्छे गुणों का विकास होता है तभी छात्रों में विनयशीलता आती है। जिस छात्र में जितना ही विनयशीलता है, विनम्रता है, गंभीरता है, बुद्धि की क्षमता है, योग्यता है, वह छात्र उसके व्यक्तित्व का उसी योग्यता के अनुसार उस क्षेत्र में भविष्यवाणी करते हुए, या उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, उसका उसी क्षेत्र में व्यापक रूप से विकास किया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया है, 12 शील गुण समूहों को बांटा है, जिसको उन्होंने प्राथमिक शील गुण समूह दिया। इन्हीं 12 शील गुण समूहों के सकारात्मक और नकारात्मक या उसकी वास्तविक स्थितियों को समझते हुए अध्यापक को शैक्षिक परिवेश, छात्र छात्राओं का निर्माण करना चाहिए, ताकि उस शैक्षिक परिवेश अगर वो निर्माण करता है तो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए भविष्य में सामाजिक और विभिन्न परिस्थितियों में भविष्यवाणी की जा सकती है। अतः यह शैक्षिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अध्यापक को छात्रों के व्यक्तित्व के निर्माण के साथ भविष्यवाणी करने का आधार, अनुमति, व्यवस्थित सोच समझ इत्यादि निर्माण करता है। यही कैटल का शील गुण सिद्धांत है। मुझे उम्मीद है कि कैटल के शील गुण सिद्धांत की आवश्यकता एक अध्यापक के लिए, एक विद्यार्थी के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।